Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter permutations and combinations. Alright. Now in this chapter, we had done permutations, right, in which we talked about various concepts regarding arranging things. And then we talked about combinations. Combination means number of selections. इसके भी देखो हमने बहुत सारे concepts कर लिए हैं, जैसे selection of items, basic formula तो कर ही लिया था. फिर लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू रिगार्डिंग फैक्टर्स, राइट, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर या डिवाइजर्स के डिफरेंट केसेस जो होते हैं, एंड वी डिड सम ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स. तो आज हम कुछ जो रिमेनिंग पहले ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं बेटा वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं. We will do some division of items into groups, all right. But first let us see the remaining geometrical results. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर. बेटा देखो, जो सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं geometrical results में आज वो ये होगी. Let us read the result. Given m parallel straight lines which are intersected by another set of n parallel lines, then number of parallelograms formed कितने होंगे. तो देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, एक सेट है m पैरेलल लाइंस का और एक दूसरा सेट है किसका, n पैरेलल लाइंस का, जो कि उनको इंटरसेक्ट करता है. तो कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे हमें वो बताना है. अब इसमें देखो, जैसे लेट मी टेक वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. सपोज हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो 1 2 3, मान लो मैंने ये ले ली, ठीक है. एंड लेट अस टेक वन अनदर सेट ऑफ m पैरेलल लाइंस जो इनको इंटरसेक्ट करेंगी. सपोज हम इस तरह से ले लेते हैं, ऑलराइट, सपोज ये. तो अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड. अब देखो पैरेललोग्राम सिर्फ ये छोटे वाले नहीं काउंट करने, ठीक है. जैसे ये वाले पैरेललोग्राम है, जितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल हैं, जैसे देख रहे हो ये वाले पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, ठीक है. फिर जैसे ये वाला देखो, ये पैरेललोग्राम, इवन दिस होल ये वाला. तो जितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल है वो हम निकालना चाहते हैं. अब देखो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होगा. जैसे मैं एक पैरेललोग्राम कोई आपको दिखाती हूं. सपोज हमने ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया, इज इट ओके. अब मान लो जैसे मैंने एक सेट लिया है, देखो ब्लू लाइंस का. सपोज वो है हमारी, मान लेते हैं हम, वो हमारी ब्लू लाइंस थी P1 P2 एंड P3, ओके. और तीन हमने ग्रीन लाइंस ली हैं पैरेलल. सपोज दे आर Q1 Q2 Q3 एंड Q4, मान लो ये हैं. अब आप नोटिस करो, जब आप एक पैरेललोग्राम बनाते हो, जैसे ये हमने पैरेललोग्राम लिया है जिसको हमने शेड किया है, आपको दो लाइंस ये वाली चाहिए पैरेलल ब्लू चाहिए और दो क्या चाहिए बेटा, ग्रीन चाहिए. तो ऐसा हर पैरेललोग्राम में होगा, ठीक है. क्या होगा कि आपको किसी भी पैरेललोग्राम के लिए देखो, आपको ये दो ब्लू लाइंस चाहिए होंगी और दो क्या चाहिए होंगी, ग्रीन लाइंस, इजंट इट. तो जितने तरीके से बेटा हम ये काम कर सकेंगे उतने पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे. अब आप नोटिस करो, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास तीन एक टाइप की लाइंस थी. तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू हो गई बेटा 3 और दूसरा सेट कितनी लाइंस का लिया है, ग्रीन वाला, 4 लाइंस का. तो n की वैल्यू हो गई 4. तो इस केस में अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमारे कितने बनेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे. जैसे दो लाइंस हमें ब्लू में से चाहिए, सिलेक्शन करेंगे 3C2, और दो लाइंस ग्रीन में से चाहिए तो 4C2. दोनों काम करने हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई. ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 6 दैट इज इक्वल टू 18. आप एक्चुअल में काउंट करके देख सकते हो कि कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, 18. तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कि अगर हमारे पास एक सेट m का है एक n का है, तो दो m वाली लेनी है बेटा, दो n वाली सेलेक्ट करनी है, दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लाई. सो दैट मीन्स दिस विल बिकम द फॉर्मूला. इज इट ओके. ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा mc2 मल्टीप्लाइड बाय nc2. ऑलराइट, समझ में आ गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट, जिसमें कुछ हद तक हम यही वाला कॉन्सेप्ट बेटा यूज करेंगे. अब अगला देखो हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है. इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, लेट अस रीड द रिजल्ट. गिवन अ रेक्टेंगल ऑफ साइज m क्रॉस n, एक m क्रॉस n साइज का हमें रेक्टेंगल गिवन है. तो हमें बताना है कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्क्वायर्स. मतलब एवरी स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रेक्टेंगल, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करता ही है.
तो उसका फॉर्मूला ये कैसे आया ये हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक वन रेक्टेंगल नाउ, ऑलराइट। सपोज जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, यहां पे देखो, इज इट ओके, सपोज ये रेक्टेंगल है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास साइज है m क्रॉस n, आप इसमें देखो, जैसे अगर मैं इसमें ना ग्रिड्स बना दूं ऐसे, लुक एट दिस, ध्यान से देखो, वी आर फॉर्मिंग 1 बाय 1 यूनिट की ग्रिड्स हमने बना दी है, ठीक है। तो एक तरह से इस रेक्टेंगल का देखो, अगर हम साइज की बात करते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहां पे देखो लेंथ कितनी है, ऑब्जर्व करो, 1 यूनिट, फिर 2, 3 और 4 यूनिट्स लेंथ हो गई और विड्थ हो गई 1, 2 और 3। तो इस रेक्टेंगल का आपका साइज हो जाएगा 4 क्रॉस 3। तो ये मतलब है जब हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का साइज कितना है बेटा, m क्रॉस n। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर इस रेक्टेंगल का साइज 4 क्रॉस 3 है तो इसमें कुछ लाइंस वर्टिकल हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब देखो वर्टिकल लाइंस कौन कौन सी हैं, यहां पे देखते हैं, विच आर द वर्टिकल लाइंस, लुक हियर, वर्टिकल लाइंस हमारी एक तरह से ये हो गई P1, P2, P3, P4 एंड P5, इज इट ओके, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। और हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो कितनी है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर हमारे पास रेक्टेंगल का साइज बेटा कितना था, 4 क्रॉस 3 था, तो जैसे अगर आपके पास यहां पे ये 4 यूनिट्स है ना, तो आपके पास वर्टिकल लाइन एक ज्यादा होगी, शुरू और आखिरी वाली अलग काउंट होगी ना। तो अगर हमारे पास यहां पे 4 है तो आई हैव हाउ मेनी, 5 वर्टिकल लाइंस, 5 हमारे पास हो गई वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इसी तरह से ये ऑब्जर्व करो, जैसे यहां पे 1, 2, 3 यूनिट्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1, Q2, Q3 एंड Q4, तो एक ज्यादा होगी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि वी हैव 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इज इट ऑल राइट। सो वी हैव 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखो हमें बताने हैं कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ओवर हेयर। अब जैसे कोई भी रेक्टेंगल अगर आप लेते हो, जैसे मैं एक रेक्टेंगल यहां पे लेती हूं, मान लो हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। अब फिर से आप नोटिस करो, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा 2 आपकी कौन सी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 2 हमें कौन सी चाहिए, वर्टिकल लाइंस, ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह आपको 2 चाहिए। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसमें से आपने 2 सिलेक्ट करनी है और इसमें से भी आपने 2 सेलेक्ट करनी है। तो जितने तरीके से ये काम होगा उतने हमारे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, देखो 5C2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4C2। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 10 इंटू 6। तो अगर आप काउंट करोगे ना तो कितने रेक्टेंगल्स बन जाएंगे बेटा, 60 इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। इंक्लूडिंग स्क्वायर्स का मतलब देखो, जैसे ये वाले, इनको भी हम रेक्टेंगल मान रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये भी रेक्टेंगल है। तो इंक्लूडिंग स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 60। तो अब फॉर्मूला देखो, जैसे अगर आपके पास साइज m क्रॉस n है बेटा, जैसे यहां पे 4 क्रॉस 3 था, तो वर्टिकल लाइन 5 थी, हॉरिजॉन्टल 4 थी, एक ज्यादा थी। तो अगर यहां पे m क्रॉस n है बेटा, तो वर्टिकल लाइंस m+1 होंगी, जिनमें से 2 सेलेक्ट करनी है, और n है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस n+1, जिनमें से आपने 2 सेलेक्ट करनी है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्क्वायर्स विल बी m+1C2 इंटू n+1C2। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसी में आगे चलते हैं हम, कि अगर हमें रेक्टेंगल ही दिया है साइज n क्रॉस n का, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे। देखो फिर से अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे यहां पे, ठीक है, लेट अस टेक दिस रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, यस, ठीक है, जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। अब फिर से देखो, जैसे साइज m क्रॉस n था, तो मान लो इसको हमने ग्रिड्स में डिवाइड किया है, जैसे हमारे पास ये हो गया बेटा इस तरह से, ठीक है ना, सॉरी, ये हो जाएगा, और इस तरह से ले लो। अब हम इसमें काउंट क्या करने वाले हैं बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स,
ठीक है। अब अगला हमारा रिजल्ट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे। अब देखो, एक तो आपके ये छोटे वाले स्क्वायर्स बनेंगे, देख रहे हो ये वाला स्क्वायर 1 बाय 1 यूनिट के, ये साइज है ना, जैसे हमने क्या साइज ले लिया इसमें 1 2 3 4 1 2 3, तो इस रेक्टेंगल का जो साइज है, ठीक है, वो हमने लिया है फिर से 4 क्रॉस 3 लिया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की। अब आप नोटिस करो, एक तो 1 बाय 1 स्क्वायर यूनिट के स्क्वायर्स होंगे, ये छोटे वाले, ये कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 4 3 कितना 12 स्क्वायर्स, मतलब जो साइज है 4 क्रॉस 3 बेटा उसी को मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर अगर हम देखें कि 2 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स के कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो क्या करना है, देखो जो साइज 4 क्रॉस 3 था ना, 4 में एक माइनस करो, 3 में एक माइनस करो, 3 2 6 स्क्वायर्स बनेंगे 2 बाय 2 के। जैसे देखो यहां पे एक आपका ये बन गया 1 2 3, ठीक है, फिर ये वाला देखो यहां पे 4, फिर ये 5 और ये 6, तो 6 स्क्वायर्स बन गए 2 बाय 2 यूनिट के। 3 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स के कितने स्क्वायर्स बनेंगे, अब जैसे ऊपर यहां पे देखो ये 3 क्रॉस 2 है ना, 3 में एक माइनस कर दो, 2 में एक माइनस कर दो, है ना आसान, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, कितने स्क्वायर्स बनेंगे, देखो 2 स्क्वायर्स बनेंगे। 3 बाय 3 के देखो 2 स्क्वायर्स कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला है ना 3 बाय 3 का और एक ये वाला, तो 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं। अब अगर हमने ये देखना है कि 4 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स के कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो ये जो आपके पास 2 इंटू 1 आया था, इसमें 1 1 माइनस करो, तो हमारे पास आ गया 1 इंटू 0 मतलब 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब हमारे पास 4 बाय 4 का कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। तो टोटल स्क्वायर्स कितने बनेंगे, इनको ऐड कर लो आप, कितना हो गया 12 प्लस 6 12 प्लस 8 कह लो, दैट मीन्स 20 स्क्वायर्स विल बी फॉर्म्ड। तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से समझना, जैसे साइज 4 क्रॉस 3 था ना, तो 4 क्रॉस 3 ले लो, फिर दोनों में एक एक माइनस करो, ऐड कर लो, फिर इन दोनों में एक एक माइनस करो, ऐड कर लो, और कहां तक जाना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो अब देखो हमारे पास यहां पे जो रेक्टेंगल गिवन था बेटा, उसका जो साइज था वो था m क्रॉस n, है ना, ये साइज था हमारा रेक्टेंगल का, जिससे हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, जो साइज है m इंटू n ले लो, फिर एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करो, फिर एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करो, और कहां तक जाना है, 0 तक। तो दीज विल बी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आपको कोई ये पूछ ले इसमें कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, अगर हमें कोई ये पूछ लेता है ना नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, तो आप क्या करोगे, जो हमने पार्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले थे, देखो कितने निकाले थे, यहां पे इसमें वही साइज था ना 4 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सी वर 60, और हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखो कितने आए हैं 20, तो सॉरी, तो 20, तो इनको आपस में आप क्या करोगे, माइनस करोगे बेटा, तो इनको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अगर प्योरली रेक्टेंगल्स चाहिए एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स बेटा, तो माइनस कर लो, वो हमारा आ गया 40। क्लियर। अब देखो इसमें अगला रिजल्ट, पहले रिजल्ट में हम क्या कह रहे थे कि हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ऑफ साइज m क्रॉस n, ठीक है। अब देखो अगला रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर हमें एक स्क्वायर गिवन है ऑफ साइज m क्रॉस n, क्या गिवन है अब की बार, सी वी आर गिवन अ स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n, स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी ना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे हम निकाल रहे हैं पहले, और फिर निकाल रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब देखो पिछला रिजल्ट हमने वो किया था जब हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगल था साइज m क्रॉस n का, तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर ले रहे हैं साइज n क्रॉस n में, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखो m को रिप्लेस कर रहे हैं n से, n तो वही है, तो जो ऊपर वाले हमने रिजल्ट्स किए ना, उनमें क्या करो, m को n से रिप्लेस कर दो। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स याद है ना कितने थे, m प्लस 1 c2 इंटू n प्लस 1 c2, तो यहां पे m की जगह n आ गया, तो n प्लस 1 c2 इंटू n प्लस 1 c2। तो ऊपर वाले रिजल्ट में हमने m को बेटा किससे रिप्लेस कर दिया, n से, और ये वाला n तो n ही है, ठीक है, तो सिर्फ m के बदले में n लेना है। इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब याद है ये किसका फॉर्मूला था, सिग्मा n क्यूब का, तो ऑप्शन ऐसे भी दी हो सकती है, तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा n क्यूब। इसी तरह देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड,
कितने थे? अभी हमने किया m इंटू एन, m माइनस वन इंटू एन माइनस वन, और इन सबको ऐड करते जा रहे थे। तो यहां पे देखो n इंटू एन विल बी n स्क्वायर, दोनों में एक एक माइनस किया, n माइनस वन का स्क्वायर, दोनों में एक एक माइनस किया, n माइनस टू का स्क्वायर। इसमें पता है क्या होगा, दोनों इकट्ठे जीरो बनेंगे ना, राइट? तो 1 स्क्वायर तक जाएंगे। और अगर आप इसको रिवर्स देखो, ये है क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट सिग्मा n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद है ना, सीक्वेंस सीरीज में किया हुआ है। स्पेशल सीक्वेंसेस में क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो ऊपर वाले रिजल्ट में ही हमने क्या किया, m को n से रिप्लेस कर लिया, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट नाउ। अब देखो इसमें ये आखिरी एक और ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हम कर रहे हैं। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं वो, लेट अस रीड केयरफुली, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स इनटू विच अ प्लेन कैन बी डिवाइडेड, पहला पार्ट है बाय n स्ट्रेट लाइंस। इज इट ओके? किन से? डिवाइडेड बाय n स्ट्रेट लाइंस। तो अगर n स्ट्रेट लाइंस हैं तो आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स बेटा कितने होंगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, 1 प्लस सिग्मा एन जो हम बोल रहे हैं। सिग्मा एन याद है ना, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसमें 1 ऐड होगा तो आई हैव प्लस वन। ठीक है ना, यहां पे प्लस वन भी होगा, तो दिस इज प्लस वन। अब देखो ये कैसे आ रहा है, लेट अस सी, एग्जांपल से बताती हूं। जैसे पहले ए पार्ट को समझ रहे हैं, जैसे देखो अगर आपके पास n1 है तो n1 मतलब आपके पास एक ही लाइन है ना, तो पूरा प्लेन दो पार्ट्स में देखो डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। गॉट इट? अब देखो अगर आपके पास दो लाइंस हैं, सो मान लो हमारे पास एक लाइन ये है, ये देखो, और सपोज दूसरी लाइन कुछ ऐसे है, तो पूरा प्लेन कितने पार्ट्स में देखो डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। इज इट ओके? 1 2 3 एंड 4। अब देखो पहले हमारे पास नंबर ऑफ रीजन n1 था, तो कितने आए, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने आ रहे हैं देखो यहाँ पे, 1 में ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। इज इट 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस 2 तक जाओ यहाँ पे, ये देखो नए रीजन्स कितने और ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए। अब टोटल कितना हो गया देखो 4। अब पैटर्न देखने के लिए ना 3 लाइंस लेते हैं, देखो लुक हियर, सपोज आई हैव 1 लाइन। अब देखो मैक्सिमम रीजन पता है कब मिलेंगे, जब कोई भी 3 लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगी और कोई भी 2 आपकी पैरेलल नहीं होंगी। तो ये देखो ये मैंने 3 लाइंस ले ली। अब देखो रीजन्स कितने हैं बेटा, लेट अस काउंट, 1 2 1, यहां पे 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अब टोटल रीजन 7 हो गए। पता है कैसे आया देखो, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 3 और नए रीजन्स ऐड हुए हैं पिछले वाले से। पिछले वाले में 1 के बाद ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लिखा था, यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करोगे कितना आ गया, 7। तो पैटर्न देखो क्या बना, यहां पे आप ऑब्जर्व करो 1 प्लस 1 है, ये 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अगर n हमारा 3 है, देखो इस केस में n1 था, यहां पे n2 है, यहां पे n3 है, तो जैसे अगर n3 है ना तो ये कितना है, सिग्मा n हो गया ना, 1 प्लस 2 प्लस 3। n2 है तो इट इज सिग्मा n, 1 प्लस 2 दो नेचुरल नंबर्स का सम, n1 है तो 1 तक। तो अगर n स्ट्रेट लाइंस हैं तो पूरे प्लेन को मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगी, 1 प्लस सिग्मा n, दैट इज सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और उसमें 1 ऐड किया। अब देखो अगर m सर्कल्स हैं, सर्कल्स की हम बात करते हैं कि m सर्कल्स मैक्सिमम कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे जरा ऑब्जर्व करना, अगर हमारे पास मान लो m1 है, ठीक है, m1 है तो मेरे पास सर्कल्स देखो कितने बन रहे हैं, ध्यान दो इधर, जैसे ये एक सर्कल है, एक सर्कल कितने रीजन्स में डिवाइड कर रहा है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, 2 रीजन्स में। ठीक है, तो इसको 2 रेज़ पर 1 लिखा जा सकता है ना। अब देखो अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, लेट मी टेक 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स एक प्लेन को मैक्सिमम कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगे। अगर m2 है तो देखो प्लेन कितने रीजन्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और एक आउटसाइड वाला 4।
तो टोटल रीजन्स 4 हो गए, 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो अगर m 2 है तो नंबर ऑफ रीजन्स आ गए बेटा 2 स्क्वायर, अगर m 1 था तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने आए 2 रेज पावर 1। एक और देख लो, 3 के लिए भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 होगा तो 3 सर्कल्स देखते हैं मैक्सिमम कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर मेरे पास m की वैल्यू बेटा 3 है तो रीजन्स काउंट करते हैं। लुक हियर 1 2 3 राइट, देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 और एक बाहर वाला 8 हो गया। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ रीजन्स 8 हैं विच इज 2 रेज पावर 3। तो पैटर्न पता चल गया है ना। m 1 है तो हमारे पास कितना होगा 2 रेज पावर 1। अगर m हमारा 2 है बेटा तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हुए 2 स्क्वायर, अगर m 3 है तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने 2 क्यूब। तो अगर हमारे पास देखो m सर्कल्स हैं तो नंबर ऑफ रीजन्स विल बी 2 रेज पावर, इज इट ओके। तो ये हमारा रिजल्ट था। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लुक एट वन क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स किए हैं। तो एनटीए टेस्ट 12 का ये क्वेश्चन है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। A rectangle with sides 2m-1, 2n-1 is divided into squares of unit length। तो एक रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है और रेक्टेंगल की साइड्स ये हैं, मतलब दोनों ऑड नंबर्स हैं, लेंथ और ब्रेड्थ आर ऑफ ऑड यूनिट्स, राइट। तो आपने बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद बोथ साइड्स ऑफ ऑड लेंथ। दोनों साइड्स कितनी लेंथ की होनी चाहिए, ऑड लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक रेक्टेंगल लेना है, तो लेट मी टेक वन रेक्टेंगल ओवर हेयर। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। इज इट ऑल राइट? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूं, ये हो गया। अब आप देखो यहां पे इस रेक्टेंगल में आपको दिया है ये ऑड लेंथ के हैं। जैसे आप ये कह सकते हो यहां पे कि ये हो गया 2m-1 यूनिट्स और ये है 2n-1 यूनिट्स, दोनों ऑड नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैंने ऐसे ले लिया 3, ठीक है, सपोज ऐसे है बेटा। ऑल राइट, अब आप नोटिस करो मैंने दोनों तरफ कितनी ली हैं, लेंथ और ब्रेड्थ ऑड ली हैं। लुक हियर, ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1 2 3, तो ऑड की हो गई। अब आपने बताना है कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो फॉर्म्ड विद बोथ साइड्स ऑफ ऑड लेंथ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ऑड यूनिट की होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखो, जैसे आप ये वाला रेक्टेंगल ले सकते हो। ये क्यों ले सकते हैं हम, ऑब्जर्व करो, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 ऑड है और ब्रेड्थ 1 है। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे वो आपने बताना है। अब आप नोटिस करो, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने 1 2 3 4 5 लिया है ना यहाँ पे, तो मेरे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, एक ज्यादा है। तो अगर आपके पास ये जो लेंथ है 2m-1 है तो वर्टिकल लाइंस देखो यहां पे हमारे पास कितनी हो गई। तो आई विल हैव वर्टिकल लाइंस दैट विल बी इक्वल टू 2m। ठीक है, अब अगर 2m लाइंस है ना, अगर हम उनकी नंबरिंग करें, जैसे यहां पे नंबरिंग देखो, ये लाइन है P1, मान लो P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है। तो जैसे मैंने लेंथ 5 ली थी, वर्टिकल लाइंस 6 आई थी ना, ऑब्जर्व करो, आधी आपके पास ऑड नंबर की है और आधी इवन नंबर की है, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइंस 2m आई है ना बेटा यहाँ पे, इनमें से m होंगी इवन नंबर्ड और m होंगी ऑड नंबर्ड। इज इट ऑल राइट? तो m विल बी इवन नंबर्ड और इसी तरह से हमारे पास m होंगी ऑड नंबर्ड। ठीक है, ये हो जाएंगी। पहली चीज ये हो गई। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं वो देखो आप, जस्ट अ मोमेंट, ये अब आपको पूरा दिख रहा होगा। यस, अब आप देखो ब्रेड्थ, जैसे हमने यहां पे 1 2 3 लिया है, ठीक है, 3 यूनिट्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 1 2 3 4, एक ज्यादा है ना। तो अगर मेरी ब्रेड्थ 2n-1 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरी कितनी हो जाएंगी बेटा 2n हो जाएंगी। तो वी कैन से हॉरिजॉन्टल लाइंस will be how many 2m, ठीक है,
और इसमें भी क्या होगा, आधी इवन नंबर्ड होंगी और आधी ऑड नंबर्ड होंगी, तो इनमें से n होंगी आपकी इवन नंबर्ड और बेटा n ही हो जाएंगी हमारी ऑड नंबर्ड। इज इट ओके? ये हो जाएंगी। अब देखो जो हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया है, यहां पे देखो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म किया है, इसमें जैसे मैंने ये पर्टिकुलर केस लिया, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप ना जरा इन लाइंस पे कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज लाइंस। ये देखो जिनसे ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक तो ये होगी लाइन, एक ये है आपकी, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं ऐसे ले लेती हूं, आपको ऐसे दिखाती हूं। देखो एक ये वाली लाइन है बेटा, दिख रही है, एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। फिर आपकी दो ये वाली हो गई, ये देखो एक ये है हमारी और एक ये है। अगर आपको रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ ऑड चाहिए तो आप नोटिस करो यहां पे ये जो ग्रीन लाइन है ये P1 है और ये वाली ग्रीन P4 है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है। इसी तरह अगर मैं इनको भी कर लूं, मान लो ये है Q1 Q2, हॉरिजॉन्टल लाइंस की नंबरिंग कर रहे हैं Q3 Q4, तो आप ऑब्जर्व करो इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक Q1 है एक Q2 है, मतलब एक ऑड नंबर्ड एक इवन। तो आपको कोई भी रेक्टेंगल, एक और लेके देख लेते हैं, जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ऐसे देखो, ये वाला पूरा ले लो, ठीक है। ये भी तो ऑड साइज का है, देख रहे हो इसकी लेंथ कितनी है, ऑब्जर्व करो 1 2 3 4 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ 1 है, इसकी भी डायमेंशंस ऑड हो गई ना। तो आप देख रहे हो एक लाइन ये है ऑड नंबर्ड और एक लाइन ये है इवन नंबर्ड। फिर ऐसे देखो ये वाली वर्टिकल लाइन ऑड नंबर्ड, ये इवन नंबर्ड। तो मतलब कोई भी रेक्टेंगल अगर हमें साइड ऑड लेंथ का चाहिए तो कब मिलेगा, जब आप वर्टिकल लाइन में से एक इवन नंबर लोगे और एक ऑड नंबर्ड, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में एक इवन और एक ऑड। अब देखो सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए, बहुत सिंपल है। अब आप m इवन नंबर में से अगर आप एक सेलेक्ट कर रहे हो तो MC1, हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। n में से फिर m में से m ये इवन नंबर हमने ली है और ये ऑड नंबर ली है, इसमें से भी एक सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे MC1। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं तो अगर n इवन नंबर है उनमें एक लेने के NC1 वेज। फिर अगर आपके पास n ऑड नंबर है तो एक लेने के कितने वेज, NC1। सारे काम करने हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड्स चाहिए होती हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो लेट अस मल्टीप्लाई, इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर देखो क्या आ गया, MC1 m होता है, तो m इंटू m इज m स्क्वायर और n इंटू n इज n स्क्वायर। दीज विल बी द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो इतने रेक्टेंगल्स हमारे बनेंगे बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ए ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब बनेगा हमारा ऑड डायमेंशंस का रेक्टेंगल। इज इट ओके? तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स के ऊपर हमने देखे क्या थे और उनके ऊपर क्वेश्चंस देखे। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे बेटा, जो कि हमारा होगा, देखो, डिविजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझते हैं कि जब आप आइटम को ना डिवाइड कर रहे हो किसमें, ग्रुप्स में, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हम केस करेंगे वो कौन सा होगा, डिवीजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। यहां पे दो बहुत क्रूशियल वर्ड्स हैं, कौन कौन से उनको मैं हाईलाइट करती हूं। एक तो हम डिफरेंट आइटम्स को बांट रहे हैं और उसके बाद जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, अनइक्वल साइजेस के हैं, ठीक है। अब इसमें ये पढ़ते हैं पहले, फिर मैं इसको समझाती हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास m प्लस n डिफरेंट आइटम्स हैं, m और n अनइक्वल हैं, ठीक है, और आप इनको डिवाइड कर रहे हो पहले मान लो दो ग्रुप्स या सेट्स में, ठीक है। एक ग्रुप में m आइटम्स हैं और एक में n आइटम्स हैं, और यहां पे देखो ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हैं, तो ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे मैंने ये लिखा है, तो नंबर ऑफ वेज ये आ रहे हैं m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। कैसे आया ये मैं आपको बताती हूं। अब पहले तो आप ये समझो, यहां पे मैं कह रही हूं कि वो m प्लस n जो आइटम्स थी बेटा, उनको दो ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हैं,
और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, उन्हीं m+n आइटम्स को हम या तो 2 लोगों में या 2 बॉक्सेस में या 2 सेक्शंस में बांट रहे हैं। तो क्या फर्क है कि ग्रुप या सेट्स में बांट रहे हैं तो हमने लिखा है ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, जबकि अगर हम लोगों में, बॉक्सेस में या सेक्शंस में डाल रहे हैं तो हमने लिखा है ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब हमारे पास नंबर जो वेज यहां पे आए थे वो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्क क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे देखो, लेट मी टेक वन एग्जांपल ओवर हियर। मान लो हमारे पास एक ग्राउंड में ना 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं बेटा। ठीक है, आई हैव 5 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। मान लो मुझे कहा जाता है कि मुझे उनकी सिर्फ 2 टीम्स बनानी है ग्राउंड पे खड़े खड़े। ठीक है, एक में मुझे 3 बच्चे चाहिए और एक में 2 चाहिए। 2 टीम्स बनानी है, मतलब उनके 2 ग्रुप्स बनाने हैं या उनके 2 सेट्स बनाने हैं, हम ये बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लॉजिकली सोचें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ग्राउंड में 5 बच्चे खड़े हैं, मुझे एक 3 का ग्रुप चाहिए, एक 2 का चाहिए। तो क्योंकि सिलेक्शन करनी है ना बच्चों की, अरेंज थोड़ी करना है, सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, तो हम ये कह सकते हैं ठीक है कि हमने 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, वो एक ग्रुप बन गया। अब बाकी के 2 बचे, तो 2 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, वो वैसे एक ही तरीका होगा, दूसरा ग्रुप अपने आप ही बन गया। पर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब देखो फैक्टोरियल में कितना आ गया ये, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और कितना 2 फैक्टोरियल। अब आप ऑब्जर्व करो, यहां पे हमने जो ग्रुप बनाया उसमें एक में 3 आइटम्स थी, दूसरे में 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा m जो है बेटा वो 3 है और n कितना है 2 है। तो हमारा आंसर ये आ रहा है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इजंट इट द सेम एज, क्या ये बिल्कुल यही तो है, m+n फैक्टोरियल 3 + 2 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसमें जब ग्रुप्स और सेट्स में बांट रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज ही हो गए। अगर मुझे यही कहा जाता कि इनको बांटो 2 सेक्शंस में, ठीक है, मान लो मुझे उनको 2 सेक्शंस में भेजना है, क्लास में 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन में 3 बच्चे भेजने हैं और एक में 2 भेजने हैं। मान लो 2 सेक्शंस हैं A और B। सो इफ वी हैव टू नाउ डिवाइड इट इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में बांटना है तो क्या होगा, देखो कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, या तो आप एक सेक्शन में बेटा A सेक्शन में कितने बच्चे डाल रहे हैं, हम 2 स्टूडेंट्स डाल दें और B में 3 डाल दें, या फिर देखो ये पॉसिबिलिटी है कि आप A सेक्शन में डाल दो 3 और B में डाल दो 2। तो आप देख रहे हो जब 2 सेक्शंस में डालना है तो इनकी ऑर्डरिंग हो गई, एक तरह से ग्रुप्स जो थे A और B, इनकी यहां पे बेटा क्या हो रही है, ऑर्डरिंग हो रही है। कितने वेज में हो रही है, 2 फैक्टोरियल वेज में हो रही है। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे 2 काम हुए। जब आपने बच्चों को सेक्शंस में डालना था तो पहला काम आपका ये हुआ डिवीजन का, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है सेक्शंस में, तो दोनों काम होंगे बेटा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे हमारे, मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस। तो अगर 2 सेक्शंस में डालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या आने वाले हैं, तब आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे समझो, अब हम रिजल्ट समझते हैं। पहले वाला जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या आया था, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि ये हो गया। तो जब ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हैं बेटा तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपने सिर्फ सेट्स या ग्रुप्स बनाने होते हैं, तो आंसर ये आएगा। लेकिन अगर आप उनको पर्सन्स में, बॉक्सेस में या सेक्शंस में डाल रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के मतलब कि डिवाइड करने के बाद आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है, चीजों को डिवाइड कर दिया फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर 2 ग्रुप्स हैं तो कितनी वेज में ऑर्डरिंग होगी ग्रुप्स की, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो वी आर सेइंग ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इसी में अगर आप कहो कि मैम अगर 3 ग्रुप्स की बात हो जाए तो मैं इसी रिजल्ट को एक्सटेंड करती हूं और आपको बताती हूं एक का, और आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। इज इट ऑल राइट? नाउ लुक एट दिस वन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला रिजल्ट। ये देखो, यस
लेट अस रीड दिस। अब इसमें देखो हमारे पास m प्लस n प्लस p आइटम्स हैं और सारी की सारी डिफरेंट हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, हमने ऊपर क्या बोला था, हम डिफरेंट आइटम्स को बेटा डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स में। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे अगर आपको इनको 3 ग्रुप्स या सेट्स में बांटना है कंटेनिंग m n p आइटम्स। m n p हमारे डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। तो जब ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हैं तो ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे हमने बोला था। तो वही जो रिजल्ट था हमारा 2 के लिए क्या था, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, वो एक्सटेंड हो गया। अब आपके पास क्या है देखो, m प्लस n प्लस p आइटम्स हो गए, तो यहां पे भी p आ गया, नीचे भी p फैक्टोरियल, तो वही रिजल्ट 2 वाला 3 के लिए एक्सटेंड हो गया। और यही इन चीजों को अगर हम 3 पर्सन सेक्शन या बॉक्सेस में डाल रहे हैं बेटा कंटेनिंग m n p आइटम्स, तो ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना, किसमें कितने वाला जा रहा है। तो 3 ग्रुप्स की ऑर्डरिंग है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टोरियल से। पता चला, उसमें 2 ग्रुप्स थे तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, यहां 3 ग्रुप्स हैं तो कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टोरियल से। तो दैट सेम रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड। ओके, ऐसे ही 4 के लिए है, तो आपके पास जैसे m n p q है तो आप कर लो m प्लस n प्लस p प्लस q फैक्टोरियल, और नीचे भी q फैक्टोरियल आ जाएगा 4 ग्रुप्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हो। फिर उन चीजों को अगर आप 4 पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे m प्लस n प्लस p प्लस q फैक्टोरियल आएगा बेटा, नीचे q फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और 3 फैक्टोरियल के बदले में क्या आएगा, यस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ग्रुप्स की ऑर्डरिंग हम कितने वेज में कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। गॉट इट। अब इनमें देखो जो ग्रुप्स थे ना वो अनइक्वल साइजेस के थे, मतलब यहाँ पे m n p अलग अलग थे, ये इक्वल नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस केस में हम बात करें तो जैसे हमारे पास 10 थिंग्स हैं, एक में 3, एक में 2 और एक में 5, ऐसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं कौन से, 3, 2 और 5 बेटा ये क्या है, अनइक्वल है ना। तब हमारे पास ये केसेस आएंगे डिपेंडिंग की ग्रुप्स है या पर्सन्स हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, मान लो कि जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल साइजेस के हो जाएं, अब अगला रिजल्ट देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। इसमें देखो हम क्या बात कर रहे हैं, लुक एट दिस नाउ। Now we are talking about division of different items into groups of equal sizes. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्रूशियल वर्ड्स हमारे क्या हैं बेटा, एक तो डिफरेंट आइटम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और एक जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल साइजेस के हैं। इक्वल साइजेस के ग्रुप्स होते हैं तो नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं अभी देखते हैं। यहां पे देखो पहले पहला रिजल्ट, सपोज हमारे पास 2m डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है, m प्लस n थे जैसे, तो अब 2m है, m और m, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू 2 ग्रुप्स या सेट्स ईच कंटेनिंग m आइटम्स, ठीक है। जैसे पिछले वाले केस में एक में m आइटम्स थी, एक में n थी, यहां पे दोनों में ही m आइटम्स हैं। तो अगर ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हो, देखो फिर से ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ही आ रहे हैं। अब देखो अगर अनइक्वल वाले में ही अगर हम बात करते, जैसे अनइक्वल में देखो क्या था, मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझाती हूँ। ये देखो, जब हमारे पास ऐसा था कि m आइटम्स हैं और n आइटम्स हैं, आप इनको 2 ग्रुप्स में बांट रहे हो, तो हमने नंबर ऑफ वेज लिखे थे बेटा m प्लस n फैक्टोरियल, ग्रुप्स में अगर बांट रहे थे, मतलब ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट वाला केस था, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो आप कहोगे कि मैडम अगर n के बदले में हमारे पास m आ रहा है, ये n के बदले में m है ना, अब दोनों में m और m आइटम्स हैं, तो इसमें अगर हम n को m से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये आना चाहिए था m प्लस m 2m फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, मतलब m फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये वाला जो है हमारा 1/2 फैक्टोरियल क्यों आया, 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है, वो इसलिए किया है बेटा जब आपके पास 2 ग्रुप्स इक्वल साइजेस के होंगे तो उनमें ग्रुप्स रिपीट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, जैसे मान लो आपके पास A, B, C और D 4 चीजें हैं, आपने 2-2 के 2 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 2 आइटम्स और दूसरे ग्रुप में 2 आइटम्स। तो यहां पे अगर हम पुट करते, अगर हम सोचते कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए था, तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाते, देखो 2 2s are 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब
2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये कितना आता देखो 24/4 हमारे पास कितने तरीके होने चाहिए थे 6। हम देखते हैं क्या हमारे पास 6 वेज हैं। एक्चुअल में देखो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं तो जैसे एक ग्रुप में आपका ए बी हो गया बेटा, दूसरे ग्रुप में ले लो सी डी। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं सो दैट इट इज विजिबल टू यू। ऑलराइट, या चलो थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट। यहां पे देखो अब, ठीक है, यहां पे हम बोल रहे हैं जैसे एक ग्रुप में ए बी है बेटा, एक में सी डी हो गया, ये एक तरीका हो गया। फिर एक ग्रुप में आप ले लो ए सी को, दूसरे में ले लो बी डी को। फिर एक ग्रुप में आपने ले लिया ए डी, ऑलराइट, और दूसरे में हम किसको ले रहे हैं बेटा, सी बी और सी को। एक में ए डी, एक में बी सी। अब पता है यही 3 तरीके हैं। अगर आप कहो मैडम एक में ले लो आप बी सी, अगर हम एक में बी सी ले लें और फिर ए डी ले लें, आप बोलो, तो ये ग्रुप रिपीट हो गया। देखो ये तो हम ले चुके, एक ग्रुप में ए डी और एक में बी सी, तो रेपिटेशन हो गई ना ग्रुप की। और देखो अगर आप कहते हैं कि एक में ले लेते हैं हम बी डी और एक में ले लेते हैं ए सी, तो देखो ये भी रिपीट हो गया। ये ऑलरेडी हम ग्रुपिंग कर चुके हैं, ए सी की एक ग्रुप में और बी डी की एक ग्रुप में। या फिर हम कहते हैं कि ये ले सकते थे, एक में सी डी ले लें, एक में ए बी ले लें बेटा, तो देखो ये भी रिपीट हो चुका है। एक ग्रुप में ए डी, एक में सी डी, ये हमारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जब ग्रुप्स इक्वल साइजेस के होते हैं तो आप देखो रेपिटेशन हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमें 3 ही तरीके मिले। देखो ये 3 वेज हैं, क्योंकि अगले 3 तो उन्हीं की रेपिटेशन है। तो इसका मतलब तरीके 6 नहीं हुए, कितने हुए, 3 हुए। तो इसीलिए यहां पे हम करते हैं बेटा ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ऑलराइट, तो हमारे पास आंसर ये नहीं आएगा 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसीलिए हम इक्वल डिवीजन वाले ग्रुप्स का जो केस है वो अलग से लेते हैं, वरना हमें अलग से लेने की क्या जरूरत थी। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देखो कि ग्रुप्स आर ऑफ इक्वल साइजेस, तो 2 ग्रुप्स इक्वल साइजेस के हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हो। अब देखो अगर बॉक्सेस सेक्शंस में बांट रहे होते तो क्या होता, ये आंसर क्यों आया है, जितने हमारे डिवीजन के तरीके हैं मल्टीप्लाइड बाय क्या होता, 2 फैक्टोरियल होता ना। देखो यहाँ पे अगर हम ग्रुप्स में बांट रहे थे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज आ रहे थे, देखो इतने। अब अगर हम पर्सन्स में बांट रहे हैं तो 2 ग्रुप्स की ऑर्डरिंग करोगे 2 फैक्टोरियल वेज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हमारे ये आ गए। अब पता चला, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया अब आपको कि क्यों हमारे पास ये आंसर आ रहा है, क्योंकि उस केस में फर्दर 2 फैक्टोरियल से हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला 2 फैक्टोरियल उस केस में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आंसर ये आएगा। अब देखो इसी को मैं जनरलाइज कर देती हूं, जैसे 3 ग्रुप्स है ना, 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, तो इसी रिजल्ट की जनरलाइजेशन देखो क्या हो जाएगी। नाउ लुक एट दिस रिजल्ट। ऑलराइट, ये देखो इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास m इंटू m डिफरेंट ग्रुप्स हैं बेटा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू n ग्रुप्स या सेट्स। ठीक है, और हर ग्रुप में कितने आइटम्स हैं, m आइटम्स हैं। और अगर ग्रुप्स या सेट्स में बांट रहे हैं तो आपको बताया था ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ही हो जाएंगे, है ना। जैसे उसमें 2 ग्रुप्स थे तो 2 की जगह n आ गया, तो 2m फैक्टोरियल था ना, वो n इंटू m फैक्टोरियल हो गया। डिनोमिनेटर में क्या था, उसमें m फैक्टोरियल का स्क्वायर था, इसमें m फैक्टोरियल की पावर n हो गई। और क्योंकि उसमें 2 ग्रुप्स इक्वल साइजेस के थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। यहाँ पे n ग्रुप्स इक्वल साइजेस के हैं तो हम n फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन्हीं चीजों को आपने n पर्सन्स, बॉक्सेस या सेक्शंस में डालना है और हर एक को m चीजें मिल रही हैं तो मतलब ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो n चीजों की ऑर्डरिंग हो रही है, n ग्रुप्स की ऑर्डरिंग हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n फैक्टोरियल से। तो जब 1/n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ वेज। गॉट इट, ये हो जाएगा। तो हमने 2 चीजें करी, अभी डिवीजन करी हमने डिफरेंट आइटम्स की। पहला हमने लिया इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, फिर हमने लिया इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स
बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग करनी है। अगर न भी लिखा होता तो प्लेयर्स में बांटना है तो मतलब हमें उसकी ऑर्डरिंग करनी होती है बेटा, ठीक है ना। पहला काम ये करना है कि 4 प्लेयर्स में इक्वली बांटना है। अगला है 4 ग्रुप्स में बांटना है कंटेनिंग 3 कार्ड्स ईच, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आएगा कि 4 सेट्स में बांटना है। ग्रुप्स या सेट्स एक ही बात होती है ना, इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, याद है। 3 of them having 17 cards and 4th just 1 card। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। तो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स है बेटा। तो वी हैव 52 कार्ड्स। आपको कहा है डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स। तो इक्वल 4 प्लेयर्स में बांटना है तो 52 डिवाइडेड बाय 4, देखो आपका कितना हो जाएगा। 52 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो दिस विल बी इक्वल टू 13। तो 52 कार्ड्स को 4 लोगों में अगर बांटना है बेटा तो हर एक को कितने कार्ड्स मिलेंगे, 13 कार्ड्स मिलेंगे। और यहां पे हमने 4 प्लेयर्स में बांटना है, मतलब 4 पर्सन्स में आपने बांटना है, ठीक है। पार्ट 1 कर रहे हैं, 4 पर्सन्स में बांटना है। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डरिंग क्या हो जाएगी बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स विल बी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में कैसे करेंगे, हमारे पास m कितना था, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप बेटा, m ये था ना। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना, m और n में कंफ्यूजन मत कर लेना। n वॉज द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड m वॉज नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप। तो यहां पे n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू कितनी है, 13। तो 4 पर्सन्स में बांटना था, तो अभी अभी हमने किया, फॉर्मूला था n इंटू m फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल की पावर कितनी, n बेटा। तो m फैक्टोरियल और होल पावर कितनी, n। तो यहां पे देखो अब आंसर कितना आ गया, लेट अस सॉल्व इट नाउ। m इंटू n कितना हो गया, 13 4 जा 52 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, नीचे देखो डिवाइड करते हैं इसको, कितना आ गया। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल और होल पावर कितनी, 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। दिस विल बी द आंसर टू पार्ट 1, ठीक है ना, सॉरी। तो ये हमारा आंसर है 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर कितनी, 4। ये फैक्टोरियल है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले में हमारे पास इक्वल ग्रुप्स में हम बांट रहे थे, लेकिन ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आप ऑब्जर्व करो हमें 4 प्लेयर्स में बांटना था। अब अगला क्या है, 4 ग्रुप्स में बांटना है, ईच कंटेनिंग 13 कार्ड्स। तो हर एक को 13 कार्ड्स मिल रहे हैं तो 4 ही ग्रुप्स बनेंगे ना। तो अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास 4 पर्सन्स की बजाय बेटा 4 ग्रुप्स हैं। जब 4 ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब ऑर्डरिंग जो है वो क्या है बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट थी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक को 13 कार्ड्स मिल रहे हैं, देखो 13 कार्ड्स ईच, तो इसमें भी इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल की बेटा पावर n और मल्टीप्लाइड था हमारे पास आगे कितना, जस्ट अ मोमेंट। तो ये था हमारा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n फैक्टोरियल, क्योंकि n ग्रुप्स इक्वल साइजेस के थे तो उससे हम क्या कर रहे थे, डिवाइड। तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो n इंटू m मतलब 52 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल कितना है, 13 फैक्टोरियल है बेटा, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पे हमारे पास आ गया 13 फैक्टोरियल और उसकी पावर कितनी लोगे, 4, n 4 है ना। तो यहां पे 13 फैक्टोरियल की पावर 4 और क्या नहीं भूलना, इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अब हम इनको किस में बांट रहे हैं, ग्रुप्स में बांट रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा, गॉट इट, ये। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, लेट अस सी। थर्ड पार्ट आप देख सकते हो, इसको आपने डिवाइड करना है 4 सेट्स में, पर इक्वली नहीं करना। 3 of them having 17 कार्ड्स ईच और चौथे में सिर्फ 1 कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं देखो इसको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट बेटा। अब देखो इसका पार्ट 3।
तो पार्ट 3 में क्या करना है हमने, यहां पे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे होनी है। एक को 17, एक को 17, एक को 17, 17 3 51 और चौथे में सिर्फ एक कार्ड। और देखें किसमें बांटना है, ये देखो इनटू 3 सेट्स। सेट्स का मतलब ग्रुप्स, मतलब ऑर्डरिंग, नॉट इंपॉर्टेंट वाला केस है, वो बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको बांटना है सेट्स में। तो सेट्स में बांटने का मतलब हो गया कि ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, ये हो जाएगा। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट हमारी नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ऊपर टोटल कार्ड्स आते हैं तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ वेज हम लिखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दे। तो सबसे पहले ऊपर तो टोटल कार्ड्स आएंगे बेटा, जैसे n इंटू एम फैक्टोरियल में होता था, वो हो गया आपका 52 फैक्टोरियल। फिर नीचे देखो 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, देख रहे हो ये 3 बार है बेटा। तो 17 फैक्टोरियल 3 बार आएगा, मतलब उसकी पावर आएगी 3। और फिर ये 1 फैक्टोरियल तो एक ही बार आएगा, इसको चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और 3 ग्रुप्स इक्वल साइजेस के हैं, तो आप डिवाइड किससे करोगे, 3 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आंसर बस ऐसे दे सकते हो। आंसर आ गया आपका 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना, 17 फैक्टोरियल का क्यूब। सो वी हैव 17 फैक्टोरियल क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 3 फैक्टोरियल। तो पार्ट 3 का आंसर बेटा हमारा ये आएगा। जब 3 ग्रुप्स में 17 कार्ड्स हैं और चौथे ग्रुप या सेट में सिर्फ एक कार्ड है, तो इसमें हमारी ऑर्डरिंग क्या थी बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए हमने 3 फैक्टोरियल से क्या किया है, डिवाइड किया है। इज इट ओके? सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये काफी पुराना प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन है बेटा। ऑलराइट, ये हो गया। अब देखो हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इनटू ग्रुप्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इनटू ग्रुप्स। तो ये देखो, जब हमारे पास एक जैसी चीजें होती हैं, आइडेंटिकल आइटम्स, इनको हमने ग्रुप्स में बांटना है। तो पहला रिजल्ट देखो, n आइडेंटिकल अगर आपके पास आइटम्स हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू आर ग्रुप्स या पर्सन्स। इसमें फर्क नहीं पड़ता ग्रुप्स हैं या पर्सन्स हैं, क्योंकि चीजें एक जैसी हैं। किसी को कोई सी भी वाली मिले, डजंट मैटर, सच दैट ईच ग्रुप कंटेन्स नन और मोर आइटम्स। हर ग्रुप में नन या मोर हो सकती है, मतलब ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हो सकते हैं। आपके पास कुछ चीजें हैं, मान लो आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आपने 3 बच्चों में बांटनी है। मान लो आपको कोई फेवरेट है, आपने सारी की सारी एक को दे दी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, नन और मोर देनी थी। तो इसमें बाकी 2 बच्चों को कुछ भी नहीं मिला ना, तो ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं। फिर तब नंबर ऑफ वेज होते हैं n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। और अगर 1 और मोर देनी है, मतलब हर एक को कम से कम एक देनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n माइनस 1 cr माइनस 1। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेती हूं यहां पे, कि मान लो देखो हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं। पहले ये वाला देखते हैं, 1 और मोर वाला केस, ठीक है। तो सपोज आई हैव 5 चॉकलेट्स और इनको मुझे बेटा 3 स्टूडेंट्स में बांटना है, ए बी सी। 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं, मान लो ए बी और सी, और हर एक को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। देखो तरीके कितने हुए, ए बी सी। या तो आप ए और बी को एक एक दे दो और सी को कितनी दे दो, 3 दे दो। या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप ये कर सकते हो, इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, या फिर इनको 3 दे दो, इसको 1 1 दे दो। या फिर कैसे बांटोगे 5 चॉकलेट्स को, 2 2 1। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 1 2 2, या फिर 2 1 और 2। अब देखो ये कितने वेज हो गए बेटा, दीज आर 6 वेज। 6 तरीके हो गए ना 5 चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांटने के, ईच गेट्स नन और मोर। अब देखो इसमें n थी नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहां पे हमारा n जो है बेटा वो 5 है, और जितने लोगों में या ग्रुप्स में बांट रहे हैं वो 3 है।
तो हम बोल रहे हैं हमारा फॉर्मूला ये है n-1 CR-1। तो देखो इसमें अगर हम पुट करेंगे n-1 CR-1 क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू n-1 कितना हो गया 4, C-1 मतलब R-1 मतलब 2, तो 4C2 कितना होता है 6 होता है। तो देखो हमने एक्चुअल में भी निकाले 6 वेज आ रहे थे। तो आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। अब देखो नन और मोर वाले में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा केसेस ऐड हो जाएंगे। मान लो यही क्वेश्चन है कि 5 चॉकलेट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स में बांटनी है। अब मान लो कंडीशन है ईच गेट्स नन और मोर, तो इसमें ये वाले केसेस तो आएंगे ही, उसके अलावा देखो कौन से केसेस ऐड हो जाएंगे। इनके अलावा आप ऐसे भी केसेस और ले सकते हो कि पांचों इसको दे दी, इसको कोई नहीं दी, या फिर जैसे आपने 5 इसको दे दी, इसको नहीं दी, या आपने 5 इसको दे दी, इसको कोई नहीं दी, या आपने ऐसे कर दिया 3 2 0। तो मतलब अब हर एक को 0 मिल सकती हैं, तो ये वाले सारे केसेस हमारे और ऐड हो जाएंगे। तब नंबर ऑफ वेज हमारा निकालने का बेटा ये फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है ना। तो उसमें ये वाले केसेस भी काउंट होंगे, देखो दीज केसेस ऑल्सो विल बी काउंटेड, है ना। ये तो आने ही है और साथ में ये भी आएंगे। तो टोटल अगर हमें निकालना हो इसी क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, देखो n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है, तो नन और मोर में केसेस हो जाएंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय C3 माइनस 1। कितना आ गया देखो, इट विल बी इक्वल टू 7C2। तो 7 इंटू 6 बाई 2 42 बाई 2 मतलब कितने 21 वेज हो जाएंगे। तो इस काम को करने के नंबर ऑफ वेज देखो कम थे, 6 थे। अब क्योंकि एक्स्ट्रा केसेस और उसमें ऐड हो गए, तो अगर आप टोटल बना के देखना चाहो तो आप देख सकते हो टोटल वेज हो जाएंगे 21। ओके, और कैसी चीजें हैं ये, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स। ये हम आइडेंटिकल चीजों की बेटा क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, आइडेंटिकल। फिर पहला केस था नन और मोर का, और दूसरा केस है वन और मोर का, तो ये ख्याल रखना है। अगला रिजल्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो देखो जरा, लुक एट दिस। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी है x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल टू n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव नंबर्स कहां से शुरू हो जाते हैं बेटा, इंटीजर्स 0 से। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं आपके 0 1 2 3। तो इसका मतलब ईच xi कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंटीजर तो वो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ वेज ये होंगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में बेटा 0 इंक्लूडेड होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये होल नंबर्स थे। तो इसमें ईच xi विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। इसको पता है क्यों ये नंबर ऑफ वेज आप देख रहे हो, कुछ पिछले रिजल्ट जैसे नहीं है जो हमने किए हैं। क्या सिमिलैरिटी है, आप ऐसे सोचो। पहले मैं यहां पे एक एग्जांपल लेती हूं। मान लो मेरे पास इक्वेशन है x1 प्लस x2 और प्लस x3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए कैसा, आई वॉन्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, मुझे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। अब देखो किन किन तरीके से नेचुरल नंबर्स का सम 5 बन सकता है, ध्यान देना। जैसे x1 x2 x3, 1 1 3 ले लो, इनका सम 5 है। किसी को भी 0 नहीं ले सकते ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। इसका मतलब बेटा हर xi ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। या फिर जैसे यहां पे ले लो 1 3 1, ये पॉसिबिलिटी है। फिर 3 1 1, या फिर 2 2 1, इनका सम 5 होता है। या 1 2 2, या फिर यहां पे 1 और यहां पे 2। आप कहोगे मैम ये तो वही चॉकलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस आ गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं और आप 3 बच्चों में बांट रहे हो, है ना। ये x1 x2 x3 वही 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, और ईच गेट्स 1 और मोर, क्योंकि ईच xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सेम केसेस बने,
है ना, 6 केसेस उसमें बने थे, 6 केसेस यहाँ पे बने, और उसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला, ठीक है ना। तो n यहाँ पे हमारा हो गया बेटा 5 और r कितना 3। तो नंबर ऑफ वेज ये भी इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, n माइनस 1 सी r माइनस 1 से तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, तो कौन से और एक्स्ट्रा केसेस आ जाएंगे, देखो वो वाले तो आएंगे ही जो हमने यहाँ पे लिए हैं, उनके अलावा कौन से केसेस आ जाएंगे। अब आप नेचुरल नंबर्स की बजाय होल नंबर्स ले सकते हो, क्योंकि ईच xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे इसको 5 ले लो 0 0, तो भी सम देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना। क्या इक्वेशन है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होना चाहिए बेटा, 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 तब भी बन जाएगा अगर हम ऐसे ले लें, 5 तब भी बन जाएगा अगर ऐसे ले लें, या फिर 3 2 0 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही वाले केसेस और ऐड हो रहे हैं जो हमने चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड किए थे जब कहा था ईच में गेट नन और मोर। तो एक तरह से 5 चॉकलेट्स हैं जिनको 3 बच्चों में बांट रहे हो, ईच गेट्स नन और मोर। तो नंबर ऑफ वेज हमारे ये हो गए जैसे उसमें था बेटा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसमें देखो फिर से, सॉरी, r की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 5 और r कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ये है देखो, x1 प्लस x2 प्लस xn xr इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन है ना ये। तो n राइट साइड वाला नेचुरल नंबर है जो कि हमारा 5 है, और r ग्रुप्स हैं जो कि कितने हैं 3 हैं। अब एक रिजल्ट और देखो यहां पे, जिसमें फिर से आपको पिछले 2 रिजल्ट की सिमिलैरिटी मिलेगी। देखो क्या है, लेट अस रीड इट। गिवन एन अनलिमिटेड कलेक्शन ऑफ बॉल्स ऑफ आर कलर्स, ठीक है। मान लो एक शॉपकीपर है, उसके पास आर कलर्स की अनलिमिटेड कलेक्शन ऑफ बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर बॉल्स, मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, उसको रिटर्न गिफ्ट में ना, मान लो उसके 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं बर्थडे पे, तो उसको रिटर्न गिफ्ट देना है, तो वो शॉप पे जाता है, वो सोचता है मैं बॉल्स दे दूंगा, ठीक है। अब मान लो शॉपकीपर के पास 3 कलर्स की बॉल हैं, कौन कौन सी, मान लो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लो शॉपकीपर के पास रेड है, ब्लू है बेटा, और ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, और अनलिमिटेड कलेक्शन है। तो 3 कलर्स की बॉल्स हो गई, तो R3 हो गया, और 5 उसने अपने फ्रेंड्स को बांटनी है, तो मान लो N5 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सॉरी यहाँ पे N आएगा बेटा, N बॉल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, N बॉल्स। तो कितनी बॉल्स हमने लेनी है जाके 5, क्योंकि हमारे 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं बर्थडे पे। अब हम ये बोल रहे हैं अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारी आप रेड ले लो, सारी ब्लू ले लो, तो नंबर ऑफ वेज ही आएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि शॉपकीपर के पास 3 कलर्स की बॉल्स हैं, तो जो भी हम 5 बॉल्स लेके आए, ईच सिलेक्शन कंटेन्स बॉल्स ऑफ ऑल आर कलर्स, हर कलर की एक कम से कम एक बॉल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ये मतलब है कि एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर बेटा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब देखो ये क्यों हो जाएंगे, फिर से आप ऑब्जर्व करो, मान लो मेरे पास ऐसे है, मान लो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ठीक है। अब मान लो हम एक बॉल रेड ले लें, एक ब्लू ले लें, 3 ग्रीन ले लें, या ऐसे कर लें 3 1 1, या ऐसे कर लें 3 1 1, या ये कर लें 2 2 1, टोटल तो 5 बॉल्स चाहिए ना हमें, या फिर 2 2 1, या फिर यहां पे 2 1 2। तो देखा सेम वेज आ गए ना जो हमने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के किए थे। तो अगेन आंसर विल बी 6 वेज हो गए। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है कि ईच सिलेक्शन, सॉरी क्या कंडीशन है कि ईच सिलेक्शन कंटेन्स बॉल्स ऑफ ऑल आर कलर्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे बेटा, दीज विल बी द नंबर ऑफ वेज। इसमें हमारा n जितनी बॉल्स लेनी है 5, और r जितने कलर्स हैं जो कि हैं 3। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो देखो और कौन से केसेस हो जाएंगे रेड ब्लू ग्रीन लेने के, ये केसेस तो होंगे ही। उनके अलावा जैसे आपने 5 रेड बॉल्स ले ली, या आपने 5 ब्लू ले ली, रेड और ग्रीन बेटा कोई भी नहीं ली, ठीक है ना। यहां पे ये देखो, एक सेकेंड, जैसे ये 5 ले लो,
ये, और ये 0 0 ले लो, या फिर आप ग्रीन 5 ले लो, है ना, ये कोई भी नहीं ली, या आपने 3 रेड 2 ब्लू ग्रीन 0 ले ली, तो इस टाइप के और केसेस ऐड हो जाएंगे। तो वही केसेस बन रहे हैं जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे बन रहे थे। तो इसमें नंबर ऑफ वेज हमारे देखो ये हो जाएंगे n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। तरीके सेम बन रहे हैं तो फॉर्मूला भी तो सेम ही होगा, है ना। और n है हमारा फिर से 5, ठीक है, जितनी बॉल्स चाहिए, और r इज द नंबर ऑफ कलर्स। गॉट इट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। देखो क्या लिखा है, in how many ways can 12 different balls be divided between two boys, one receiving 5 and other 7 balls। अभी देखो ये different balls की बात हो रही है, ठीक है। इनको डिवाइड करना है 2 बॉयज में। हमने आज 2 चीजें करी हैं, एक तो हमने डिवीजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इनटू ग्रुप्स किया है, और एक अभी अभी हमने डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इनटू ग्रुप्स किया है। तो यहाँ पे देखो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, कि डिफरेंट बॉल्स को डिवाइड करना है 2 बॉयज में। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होगी ना, पर्सन्स में करना है, 1 रिसीविंग 5 एंड अदर 7 बॉल्स, ठीक है। तो करें इसको, कितने तरीके से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 12 डिफरेंट बॉल्स हैं। पहला पार्ट करते हैं, तो वी हैव 12 बॉल्स, ठीक है। एक ग्रुप में बेटा आपने 5 देनी है, एक ग्रुप में 7 देनी है, और क्योंकि 2 पर्सन्स हैं तो हमारे पास इस केस में ऑर्डरिंग क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज देखो कितने थे हमारे, याद है ना, 2 वाले में ये एक तरह से m हो गया और ये n हो गया, अनइक्वल साइजेस है ना। तो फॉर्मूला क्या था, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और 2 ग्रुप्स की ऑर्डरिंग कितने वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो दीज वर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंट आइटम्स हैं बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन इकट्ठे इसीलिए ले रही हूं, पहले नहीं लिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस वर्ड का मीनिंग हमें, या इस वर्ड की इंपॉर्टेंस हमें दिमाग में होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे m प्लस n कितना हो गया, 12। तो आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल। तो पार्ट 1 का हमारा आंसर ये हो जाएगा बेटा। इज इट ओके। आगे देखो क्या लिखा है, फिर पूछ रहे हैं आपको, ऑल्सो इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बॉल्स बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। देखो पहले बॉयज में डिवाइड करना था, अब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 5 4 3 बॉल्स के ग्रुप्स में। तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। बॉल्स वही हैं हमारी, ठीक है, 12 डिफरेंट बॉल्स हैं, ये भी डिफरेंट थी, तो अभी भी हमारे पास 12 क्या है बेटा, डिफरेंट बॉल्स हैं। तो लेट अस टेक 12 डिफरेंट बॉल्स। गॉट इट। इनको आपने बांटना है 3 ग्रुप्स में। कितनी कितनी बॉल्स चाहिए, 5 4 एंड 3। तो अब यहां पे 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं, तो ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट, याद है ना। तो इस केस में ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो करने के तरीके देखते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, इसमें m n p वाला केस लगेगा ना, ये m हो गया आपका, ये कितना हो गया, n हो गया, और ये कितना हो गया, p। तो ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट में हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो मैंने आपको बताया था, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और कितना, p फैक्टोरियल। यही था ना। तो पुट कर दो, देखो कितना आंसर आ गया। लेट अस सी, लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो m प्लस n प्लस p, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, देखो 12। तो 12 फैक्टोरियल आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ ये आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो पहले पार्ट का बेटा आंसर हमारा ये था। जब हम 2 बॉयज में बांट रहे थे तो उसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। इसमें सिर्फ 3 ग्रुप्स में बांटना है, तो ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। गॉट इट। एक क्वेश्चन अब ये वाला देखो, लेट अस सी व्हाट इज गिवन।
नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 8 आइडेंटिकल बॉल्स को। अब आप नोटिस करो यहां पे आइडेंटिकल हैं, पिछले क्वेश्चन में कैसी बॉल्स थी? डिफरेंट थी, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आपने डालना है इनको 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, ठीक है। और हमें कहा गया है नन ऑफ द बॉक्सेस इज एम्प्टी, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। तो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनको आपने डालना है किसमें? 3 डिफरेंट बॉक्सेस में। और कंडीशन क्या है? नन ऑफ द बॉक्सेस इज एम्प्टी, मतलब ईच बॉक्स गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल, ठीक है। हर एक बॉक्स में कम से कम 1 बॉल होनी चाहिए। तो याद है अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो जैसे n हमारा 5 हो गया बेटा, 3 बॉक्सेस में डालना है R3 हो गया। हर एक में कम से कम 1 का मतलब एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड। तो इसमें हमने लिखे थे हमारे नंबर ऑफ वेज थे इक्वल टू n-1 CR-1। कितने वेज थे देखो, यहां पे मैं लिखती हूं n-1 CR-1 वेज थे। पुट कर दो बस अब वैल्यूज, फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4C और कितना? 2। यहाँ सॉरी n आपका 8 है बेटा यहाँ पे, तो n हमारा 8 है, ठीक है ना। n 8 था, 8 आइडेंटिकल बॉल्स थी, तो ये 7 और यहाँ पे कितना? 2। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7 into 6/2, दैट मीन्स 21 वेज आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ वेज बेटा कितने हो गए? 21। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया? तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई, राइट। तो इसमें हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया n-1 CR-1, क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस वर नॉट अलाउड। गॉट इट? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस वन। इसमें देखो हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, और x y z t वेरिएबल्स हैं, और कहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लेट अस लुक एट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमने इक्वेशन क्या लेनी है, हमें दी है इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 20। अब हमने रिजल्ट क्या किया था देखो, आपको याद होगा हमने इस टाइप की इक्वेशन ली थी ना, x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल टू n, वेयर n वॉज एनी नेचुरल नंबर। हमने कहा था अगर इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब ईच xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे n प्लस r-1 CR-1। और अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए थे, मतलब ईच xi वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे n-1 CR-1। इस केस में अब हमारे पास नोटिस करो x y z t के बारे में क्या कहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। हमें देखो ये तो कहा ही नहीं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हमने तो 2 ही केसेस किए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप नोटिस करो कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है तो x प्लस 1 तो हो जाएगा ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरह y प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z प्लस 1 हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली यू विल हैव t प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, हम न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं, x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1, t प्लस 1। इनको आप मान लो सपोज ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब एक तरह से a b c d के ऊपर बेटा कंडीशन आ गई कि ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके ऊपर ये कंडीशन आ गई, मतलब ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन। तो इक्वेशन भी तो इन्हीं की टर्म्स में होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 20,
तो इनमें क्या करो, जैसे x प्लस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन चाहिए तो 1 1 ऐड कर दो। देखो x प्लस वन कर लो, ये कर लो y प्लस वन, ये कर लो z प्लस वन, ये कर लो t प्लस वन। ठीक है, अब 4 ऐड हो गया ना एक तरह से, तो राइट साइड पे भी 4 ऐड होगा ना, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। अब देखो दिस इज a, ये y प्लस वन कितना है b, है ना, z प्लस वन इज c एंड t प्लस वन इज d। तो आई हैव इक्वेशन a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 24, जिसके ऊपर कंडीशन है a b c d आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, n कितना है देखो यहां पे, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन थी जिसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां पे n इज इक्वल टू 24, राइट। और r कितना है देखो, लेट मी राइट r की वैल्यू कितनी है 4। तो नंबर ऑफ वेज हमारे यहां पे देखते हैं क्या हो जाएंगे। सो लेट अस राइट नाउ number of ways. तो these will be equal to n plus r minus 1 c r minus 1. That is 24 plus 4 minus 1 c4 minus 1 which is equal to how much? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका equal to 27 c3। ये आंसर आ गया। चेक करते हैं क्या सॉल्व करके दिया है या इसी फॉर्म में दिया है ना। हमेशा पहले चेक कर लिया करो बेटा। तो इसमें ना हमने पहले ऑप्शन चेक करने के लिए सॉल्व नहीं करना। तो देखो डी ऑप्शन इसी फॉर्म में दी हुई है, 27C3 सिंप्लीफाई नहीं करना था। ठीक है, अब आपने नोटिस किया हमें कंडीशन डिफरेंट दी थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई थी जिनके हमें सॉल्यूशंस पता है, हमें कुछ और ही दिया हुआ था। तो हमने उसको -1 को इधर ले जाके हमने कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले आए और x+1, y+1, z+1, t+1 को ABCD में लिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई बेटा अब वो ये आ गई। ठीक है ना, दिस वॉज द इक्वेशन a + b + c + d 24 सब्जेक्ट टू दिस। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही करते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको अच्छे से रिवाइज करो बेटा, ठीक है, और खूब सारे क्वेश्चंस करो इस पे, राइट। सो आई होप यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज बेटा। थैंक यू एंड बाय बाय।